डियर स्टूडेंट्स, BA 4th सेम हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम आपका 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं, वीडियो 3rd है। पिछली वीडियो में हमने गांधी जी का जो कुछ अफ्रीका में संघर्ष था उसके बारे में और चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद गांधी जी का एक बड़ा योगदान जो है वो रोल्ट सत्याग्रह में भी रहा। इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। रोल्ट एक्ट के बारे में कई जगह आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख ले। 2-2 अंक में कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और इस पार्ट में भी दोबारा रिपीट होगा रोल्ट सत्याग्रह। तो ये एक रोल्ट एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया जाता है, रोल्ट एक्ट। सिडनी रोलेट थे कोई, सिडनी रोल्ट 1917 में सिडनी रोल्ट जो व्यक्ति थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी का उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने का सुझाव देना। तो उन्होंने सुझाव में क्या दिया कि वर्तमान कानूनों में कई प्रकार के परिवर्तन के सुझाव दिए, जिसके आधार पर सरकार ने केंद्रीय काउंसिल के समक्ष 2 विधेयक रखे। 6 फरवरी 1919 को 2 विधेयक रखे जाते हैं। वास्तव में इन विधेयकों का उद्देश्य सरकार द्वारा युद्ध के दौरान जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको आगे भी जारी रखना था। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था। अपराधियों पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता तो उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील का अधिकार नहीं। तो बिना दलील, बिना अपील के भारतीयों को सजा दी जा सकती थी, ऐसा एक कानून था। तो इसको काला कानून कहा गया। कैसा कानून? काला कानून कहा गया और उसका भारी विरोध किया गया। विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने कड़ा जो है इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कानून पास कर दिया गया। रोल्ट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संवैधानिक विरोध का सरकार पर कोई असर न होने पर गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ दिया इसके विरोध में। उनका मानना था कि कानून के द्वारा दी जा रही शक्तियां भारतीयों के लिए खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है जो ये कानून बनाया गया है, क्योंकि वायसराय को पहले से ही आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और ऊपर से ये कानून। 24 फरवरी 1919 के दिन उन्होंने मुंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया। सत्याग्रह सभा का गठन होता है। गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव था उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, परंतु देश के ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय की समस्याएं बहुत बढ़ गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रहियों के सभ्य तरीके से विरोध करने तथा हिंसा से दूर रहने की शपथ दिलवाई या ली लोगों ने। सत्याग्रह का प्रारंभ सारे देश में 30 मार्च को हड़ताल से होना था। 30 मार्च हड़ताल से सत्याग्रह प्रारंभ होना था। इस दिन कोई कार्य न करना, उपवास, प्रार्थना, कार्य न करना, बिलों का विरोध करना, ये इसके एजेंडे में शामिल था। तो इसी बीच हड़ताल की तारीख बदलकर 6 अप्रैल हो जाती है, परंतु 30 मार्च को भी अनेक स्थानों पर हड़ताल होती है। दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल हुई और गोलीबारी से 10 लोग मारे गए। आखिर में 6 अप्रैल को भी हड़ताल होती है
बड़े जोश से लोगों ने भाग लिया इसमें। गांधी जी ने हड़ताल को महान सफलता बताया। इसी बीच पंजाब में आंदोलन तीव्र हो गया था। गांधी जी ने पंजाब जाने का निश्चय किया, लेकिन उनको पलवल, हरियाणा में पलवल जगह पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है हरियाणा में कहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, किस दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी आ जाता है। तो गिरफ्तारी की खबर से कई स्थानों पर हिंसा हुई। अहमदाबाद में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अमृतसर में होती है, जहां 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ हिंसक हो गई। सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। 15 अंग्रेजों की हत्या हो जाती है। तो आखिर में जब ये सारा होता है तो प्रशासन ने सेना को बुला लिया और जनरल डायर के हवाले नगर को कर दिया जाता है। और डायर का आपको पता ही है, ये तो हमने काफ़ी सुना है, काफ़ी एक बड़ी घटना हमारे देश पे घटी थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में आयोजित एक सभा पर बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे देता है। 10 मिनट तक नियति भीड़ पर गोलियां चलती है और हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 379 व्यक्ति ही आते हैं। तो 18 अप्रैल को गांधी जी ने हिंसा देखकर आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि गांधी जी ने आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाया, न ही कोई संगठन आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया गया था। मतलब योजना में कमजोरी थी, संगठन में कमजोरी थी, वहां पर सत्य और अहिंसा, तो ये जो साधन थे उस समय काम नहीं आए। जनता की सरकार से अपनी शिकायतें थी, इस कारण जनता ने स्वयं ही आंदोलन में भाग लिया। लेकिन फिर भी यह बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि रोल टैक्ट एक ऐसा आंदोलन था, रोल टैक्ट के विरोध में विभिन्न वर्गों और समुदाय को एक स्थान पर खड़ा किया। गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, तो जल्द ही कांग्रेस ने गांधी जी के हाथों में अपनी बागडोर सौंप दी और पहला देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन के रूप में चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गांधी जी ने, निष्कर्ष में यह पढ़ सकते हो कि निष्कर्ष को छोड़ दें तो भी निष्कर्ष ही था, हमने जो पढ़ा अभी। जनरल डायर आप लिख सकते हो। तारीख क्या थी? 13 अप्रैल 1919 को सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए। ये सारे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। और गांधी जी ने 18 अप्रैल को हिंसा के कारण से आंदोलन वापस ले लिया। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। तो लेकिन इसकी सफलता क्या थी आंदोलन की? विभिन्न वर्गों के लोग एक मंच पर आए और गांधी जी एक नेता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। ये हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है। वह असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम। गांधी जी के पूर्व इतिहास में अत्याचार का सामना करने के लिए मानवता के समक्ष 2 ही रास्ते देते हैं। एक तो अत्याचारों को स्वीकार कर लेना, झुक जाना, और दूसरा है अत्याचारी का युद्ध हिंसा के माध्यम से विरोध करना। लेकिन गांधी जी ने एक नया रास्ता निकाला था। वो नया रास्ता क्या था? वो नया रास्ता था सत्याग्रह का। सत्य के प्रति आग्रह रखना, छोड़ना नहीं है आग्रह। सत्य यह विरोध करने का एक अहिंसात्मक मार्ग था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। क्या कहा गांधी जी ने? सत्य पर अटल रहना। सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह सत्य को सत्य से, हिंसा को हिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। ये गांधी जी ने इसके बारे में कहा। कई रूप हो सकते हैं इसके। क्या क्या? हड़ताल, प्रार्थना सभा, उपवास, धरना, ये कई रूप इसके हो सकते हैं। नागरिक अवज्ञा, असहयोग, पद यात्रा। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, हमने पढ़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत का मुद्दा था। कई चीजें इकट्ठी हो गई थी। जलियांवाला कांड था, रोल टैक्ट था। तो इस कई चीजों के कारण से मजबूर हो गए गांधी जी का बड़ा आंदोलन चलाने के लिए। तो 1920 में वो एक जन आंदोलन चलाना चाह रहे थे, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मजबूर किया। तो असहयोग के तरीकों को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने क्या कहा?
असहयोग से तात्पर्य है कि सरकार यदि जनता की आकांक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करती, जनता के कष्टों और शिकायतों को दूर करने का प्रयास नहीं करती, या फिर जनता के अनुसार भ्रष्ट हो चुकी है, तो उसके साथ सहयोग नहीं करना है। यह असहयोग था। तो हम इसके विभिन्न उत्तरदायी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था कि 1918 में युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है, समाप्ति के कगार पर था। ब्रिटिश सरकार वायदा कर चुकी थी भारत में एक उत्तरदायी शासन देने का, उत्तरदायी सरकार का, लेकिन सरकार ने लगातार कई गलतियां की। जलियांवाला बाग था, चाहे रोल टैक्स था, खिलाफत हो गई, तो ये सारे जो है कई चीजें होने के कारण असहयोगी गांधी में बदल दिया। जो गांधी सरकार का सहयोग कर रहे थे, तो गांधी जी अब क्या हो गए, असहयोगी हो गए। तो उन्होंने फिर मजबूरी में ये आंदोलन शुरू करना पड़ता है। गांधी जी के स्वयं के शब्दों में, मैं उस सरकार के प्रति आदर तथा स्नेह नहीं रख सकता जो अपने अमरत्व को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक गलती करती रहे। तो इस आंदोलन के शुरू होने के कुछ कारण थे, उनमें से हम इस वीडियो में 4 कारणों को पढ़ेंगे, जबकि कारण तो 8 हैं। तो इस वीडियो में हम 4 ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में बाकी 4 कारणों को भी हम देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध तथा उसका प्रभाव। भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस युद्ध में। उम्मीद थी, किस उम्मीद के साथ कि शासन में सुधार आएगा, शासन में सुधार करेंगे अंग्रेज लोग इस कृतज्ञता के प्रति। भारत उम्मीद थी कि मित्र राष्ट्रों की उस घोषणा ने बढ़ाया, उस उम्मीद को बढ़ाया कि जिसमें उन्होंने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उद्देश्य क्या थे कि प्रजातंत्र की स्थापना करनी है, प्रजातंत्र की स्थापना करनी है, रक्षा करनी है, ये इनकी युद्ध का उद्देश्य है मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में ही इंग्लैंड शामिल था। यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। इस समय भारतीयों की भी आशाएं जगने लगी थी। भारतीयों ने युद्ध के दौरान तन मन धन सबसे सहायता की। उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेनाओं को युद्ध पर लड़ने के लिए मोर्चों पर भेजा गया और भारतीय बहादुरी से लड़े। नए रंग रूटों को भर्ती करवाई। गांधी जी ने भी लोगों को प्रेरित किया कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाए, तो नए रंग रूट की भर्ती को प्रेरित किया कांग्रेस ने। पंजाब से, केवल पंजाब से अगर हम बात करें तो 3.5 लाख जवान भर्ती करके दिए। भारत की सेना बढ़कर 12,50,000 हो गई। सेना की यह नई भर्ती कहने को तो स्वेच्छा से ही, परंतु इसमें जोर जबरदस्ती का भी प्रयोग हुआ था। तो लेकिन इस सारे से असंतोष बढ़ा। असंतोष के और भी कई कारण थे। वो था युद्ध खर्च। युद्ध खर्च जो है वो काफी बढ़ गया था। कैसे बढ़ा, वो आंकड़ों की अगर हम बात करें, लगभग 40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 40 करोड़ प्रति वर्ष युद्ध पर खर्च हो रहे थे। तो ये सारा बोझ भारत पर बढ़ रहा था। तो इसमें कुल मिलाकर 12 करोड़ 78 लाख पाउंड धन राशि ब्रिटिश भारत था। 21 लाख पाउंड राशि जो है रजवाड़ों ने युद्ध पर खर्च की। युद्ध के बोझ के कारण भारत पर कर्ज का भार बढ़ गया। कर्ज का भार इस तरह से आते आते भारत पर 1921 में 781 करोड़ हो जाता है। इसका कारण सेना का जो युद्ध खर्च का युद्ध काल में 300 गुना बढ़ जाना था। भारत से अनाज का निर्यात किया जाता है। इसी दौरान अनाज का निर्यात किया जाता है। इससे भारत की जो है आर्थिक दशा बिगड़ने लगी, काफी आर्थिक दशा बिगड़ने लगी। अनाज कपड़े की कमी हो गई भारत में।
वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी, उधर युद्ध के बाद सैनिक तथा मजदूरों की छटनी हो गई तो वो बेरोजगार हो गए। सैनिक और मजदूर बेरोजगार हुए इस काल में, तो इससे लोगों के हालात खराब होते गए। इसमें भारत में अकाल पड़ा, प्लेग फैल गया और 1.25 करोड़ लगभग लोग मारे गए। इन सब ने मजदूर, दस्तकार, निम्न मध्यम वर्ग, ग्रामीण गरीब जनता, किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सरकार ने सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई उपाय नहीं किए। इस प्रकार युद्ध तथा युद्ध के बाद के परिणामों ने भारतीयों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए उकसाया। जब भारत सरकार युद्ध के दौरान किए गए वायदों से मुकरने लगी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। जनता ने अपने संतोष को आंदोलन में भाग लेकर प्रकट किया। सुमित सरकार के अनुसार युद्ध में भारी संख्या में सैनिकों की भर्ती, करों, युद्धकरणों के बोझ, मूल्यों तथा भारी वृद्धि ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इस सब का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किसानों और व्यापारियों पर पड़ा, जो युद्ध के तुरंत बाद गांधी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है 1917 की रूसी क्रांति। ये रूसी क्रांति जो है 1917 में घटती है, एक वैश्विक घटना होती है। इसने भारत को प्रभावित किया। कैसे? जार के विरुद्ध, रूस में जार का शासन था, जार के विरुद्ध लोग संघर्ष करते हैं और उस जार को, उस शासन को वो उखाड़ उन्होंने फेंका और पहला समाजवादी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। इस समाजवादी राज्य ने रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को क्या दिया? आत्मनिर्णय का अधिकार दे देते हैं ये लोग कि भी आप लोग आत्मनिर्णय ले सकते हैं। रूस में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार भी हुए। मजदूरों तथा भूमिहीन जो किसान थे, इनकी दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, क्रांतिकारी सुधार होते हैं, बड़े सुधार होते हैं। जो बड़े सुधार होते हैं उनको क्रांतिकारी सुधार बोला जा सकता है। तो जो आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया, इससे भारतीयों में भी इच्छा तीव्र हुई कि हमें भी जो है आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। उधर जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने से मना कर दिया तो इससे असंतोष भारतीयों में पनपा और वो उखाड़ फेंकने की सोचने लगे। तो इससे राजनीतिक रूप से लोग जाग उठे, खासकर किसान और मजदूर जागे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर आता है रोल्ट एक्ट। अभी हमने पढ़ा था सर रोल्ट सिडनी एक्ट में, पूरा पढ़ के आए हम पीछे, तो वही चीज है ये, इसको आप ध्यान कर लें। तो सुझाव दिए थे, 2 विधेयक रखे थे। पहला विधेयक था अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसके तहत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और 2 वर्ष तक जेल में रखने का अधिकार था। तो कुल मिलाकर भारतीयों के अधिकारों को छीनना था। गांधी, मदन मोहन मालवीय, विठल भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया इसका। जिन्ना, गांधी, मालवीय सब ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने सरकार को आगाह करते हुए कहा, अगर ये विधायक स्वीकार कर लिए गए तो आप देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक असंतोष और आंदोलन की ऐसी ज्वाला देखेंगे, ऐसी ज्वाला भड़का देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आगाह किया था उन्हें सरकार को। गांधी जी ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा, यह न्यायपूर्ण है, ये अन्यायपूर्ण है। स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांतों और व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों के लिए घातक और विध्वंसकारी है। गांधी जी ने सरकार से इन विधेयकों पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, परंतु सरकार ने भारतीयों के विरोध की अपेक्षा करते हुए 17 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट को पारित कर दिया। इस अधिनियम के पास हो जाने पर भारतीयों की प्रतिक्रिया और तीव्र हो गई। जिन्ना ने वायसराय को अधिनियम पारित करने के संबंध में लिखा, जो सरकार शांति काल में इस प्रकार का कानून पास करती है
वो सभ्य सरकार कहलाने का हक उसका समाप्त हो जाता है। इस तरह से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जो है बातें इस बारे में कही। 30 मार्च की हड़ताल, 6 मार्च की हड़ताल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भयंकर हिंसा होती है और उसके बाद जलियांवाला का बाग जो हत्याकांड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंजाब का शोषण ज़्यादा हो रहा था। हमने पढ़ा था कि 3.5 लाख सैनिक वहाँ से भर्ती किए गए थे। युद्ध जब चल रहा था तो उस दौरान वार फंड जैसे कई कर लगा दिए गए, तो पंजाब का शोषण थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तंग थे लोग। दमनकारी नीति जो थी डायर की उससे भी तंग थे। समाचारों पर प्रतिबंध था। और रोल्ट एक्ट जब पास हुआ तो इससे और परेशान हो गए लोग कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की बात की, सत्याग्रह की बात चली तो लोग जो है जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल इसमें होते हैं। एक्ट के विरोध में लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर, मुल्तान और भी कई इलाके, तो इनमें थोड़ा विरोध बड़े पैमाने पर होता है, बड़े आंदोलन चलते हैं। 30 मार्च 6 अप्रैल दोनों दिन हड़ताल हुई। दमनकारी नीति का सहारा लिया जाता है। 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में और नगर से बाहर भेज दिया जब इनको, तो महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे, उनको भी वापस भेज दिया गया। लोग उत्तेजित हो जाते हैं इन कार्रवाइयों से। 10 अप्रैल को एक विरोध सभा होती है। इसके विरोध सभाएं होती हैं। लोगों ने अपने नेता की गिरफ्तारी में जुलूस निकाला। पुलिस ने लाठी गोली चलाई। लोग डीसी से शिष्टमंडल के रूप में मिलना चाहते थे, परंतु गोलियां चली, 20 व्यक्ति मारे गए। लोग जब इन मृतकों के दाह संस्कार से वापस आ रहे थे तो इन्होंने बैंक तथा अन्य इमारतों पर हमले कर दिए। मारे गए अंग्रेजों में एक शेरवुड नाम की महिला भी थी। अंग्रेज मारे गए कई। तो दंगे फसाद छिड़ जाते हैं और दंगे फसाद में जो है सरकार ने सेना के हवाले कर दिया नगर और डायर आ जाता है। और डायर ब्रिगेडियर जो डायर होता है वो प्रतिबंध लगा देता है कि कहीं कोई इकट्ठा नहीं होगा, परंतु लोगों को सूचना नहीं दी गई। 13 अप्रैल को आपको पता है बैसाखी का दिन होता है, तो इस दिन एक सभा बुलाई जाती है जलियांवाला बाग में। चारों ओर मकानों से घिरा हुआ था। 20,000 लोग शामिल हुए। 20,000 लोग इसमें आए, शामिल हुए। बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी जाती है। और ये मैंने आपको बताया 1650 गोलियां तो वहां पर निशान मिले हैं। सरकारी रिपोर्ट है ये। तो 15 अप्रैल को इस घटना के बाद भाई और ज़्यादा ना भड़के तो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मिलिट्री का लॉ, और आतंक का राज्य स्थापित कर दिया जाता है। कर्फ्यू लगा दिया गया अमृतसर में। तो इस सारे से क्या होता है कि लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए। मिस शेरवुड की जिस गली में हत्या हुई थी उससे गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रेंग कर गुजरने को मजबूर किया जाता। प्रतिबंध थे ही समाचार पत्रों पर। ये सूचनाएं पूरे देश में फैल रही थी। सूचनाएं जो थी अत्याचार की पूरे देश में फैल रही थी। ये सुनकर लोग दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। घृणा फैल गई पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार
इंग्लैंड सरकार तो सुधार व सुशासन की बात कर रही थी, उधर ये अंग्रेज जो है यहीं के लोग, जो भारतीय जो प्रशासन था, अंग्रेजों का जो प्रशासन था, ये भय का पाठ पढ़ा रहे थे ताकि लोगों में गुलामी, कायरपन और चाटुकारिता के भाव पैदा किए जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे असहयोग आंदोलन के लिए प्रथम विश्व युद्ध, 1917 की क्रांति, रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग सब एक सहायक कारण के रूप में उभरते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो घी में आग का काम करती है, 1919 के अधिनियम से निराशा, खिलाफत का मुद्दा और नीचे के दबाव। इन सब कारणों से कैसे असहयोग आंदोलन की नींव तैयार हो जाती है, ये हम पढ़ेंगे।